हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जीएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने की टू मेथड्स डिस्कस करेंगे, ड्यूमा मेथड्स एंड जेल्डॉल मेथड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर हमने जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन को डिस्कस किया है। अब इसके अंदर रिमेनिंग पार्ट था वो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स बस वीडियो को पूरा देखना और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बावजूद यदि आपकी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का एनालिसिस। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन का जो एनालिसिस है फ्रेंड्स, वो हमारे पास दो मेथड होती हैं, ड्यूमा मेथड एंड क्या जेल्डाल मेथड। क्या होती है फ्रेंड्स? ड्यूमा मेथड और जेल्डाल मेथड। तो देखो हम ड्यूमा मेथड से देखेंगे कि किस तरीके से हम नाइट्रोजन का किसी में कि कितना परसेंटेज उसमें प्रेजेंट है, और फिर अगला देखेंगे हम जेल्डॉल मेथड। ठीक है, अब देखो ड्यूमा मेथड में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी हम क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं। और क्या होता है मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, पहले आप रिएक्शन देख लीजिए। तो इसके अंदर जो भी कार्बन होगा फ्रेंड्स वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो भी वाटर वेपर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कंबक्शन टाइप होता है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो नाइट्रोजन गैस के रूप में हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये नाइट्रोजन गैस मतलब जो प्राप्त हुई है, इसके अंदर जो है नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये प्रोसीजर आखिर चल कैसे रहा है उसको आप एक NCERT के डायग्राम में है ना, उससे आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ एक समझ पाओगे, और इस थ्योरी को जो है फिर अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो देखो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि हमारे पास एक ये फर्नेंस है, माने भट्टी है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसके अंदर हमने कॉपर ऑक्साइड मिलाया और इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हम CO2 सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, CO2 सप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा, और उसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, ये चीज आगे बढ़ेगी। कॉपर ऑक्साइड भी इसमें अपने कॉपर में क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से हम कार्बन भेज रहे हैं, ये भी रिड्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसीजर हुआ, इसके अंदर जो नाइट्रोजन था फ्रेंड्स वो N2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर CO2 तो यहाँ से आ ही रहा है, उसकी प्रेजेंस में यहाँ पर रिडक्शन करेगा, और जो अपना जो कॉपर है वो जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस में हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स ये कहाँ से बढ़ते हैं, कॉपर में रिड्यूज हो गया, यानी ऑक्साइड जो है मेटल का वो खुद की मेटल में रिड्यूज हो गया। ये फ्रेंड्स हमने मेटलर्जी में समझा था, आपने मेटलर्जी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जो है चैनल पे लेक्चर पढ़े हुए हैं आप उनको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हमको CO2 मिलता है, वाटर वेपर मिलती है, और N2 गैस मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक नाइट्रोमीटर होता है। क्या होता है यहाँ पे, ये नाइट्रोमीटर। अब इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम KOH भर के डालते हैं 1-2 बीकरों में यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखो जो वाटर वेपर है और जो नाइट्रोजन और CO2 दो चीजें, तो देखो फ्रेंड्स CO2 तो यहाँ KOH में एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ इधर चली जाएगी CO2। ठीक है, और इसके ऊपर फ्रेंड्स हमको यहाँ पर नाइट्रोजन प्राप्त होगी। ठीक है, यानी और क्या, वाटर वेपर, यानी वो भी एक एक्वस है ना, तो वो भी अपना क्या करेगा, एक कुछ प्रेशर लगाएगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके अंदर नाइट्रोजन कितना प्रेशर है, ठीक है, और इसके अंदर जो वाटर है वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो उस सब का जो है एनालिसिस करके हम यहाँ पे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आप इसकी कैलकुलेशन समझिए कि हम किस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ विजुलाइज होगी तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें ये सब पूरी जो गैस है वो प्राप्त होंगी। अब देखो फ्रेंड्स मैंने लिखा है यहाँ P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। ये क्या है, तो देखो फ्रेंड्स आप जानते हो कि यहाँ पे एक इक्वेशन आती है, आपने देखा होगा आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, वो होती है क्या, PV बराबर nRT। क्या होती है फ्रेंड्स, PV बराबर nRT। ठीक है, अब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, आप देखो कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन होगी, जो अपनी क्या होगी,
नाइट्रोजन होगी और इसके अंदर जो भी अपना वाटर माने हाइड्रोजन से जो वाटर बन रहा है वो होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे सब्सटेंस चाहे इधर कन्वर्ट भी हो जाए ना तो वो भी इसके अंदर जो मोल होंगे वो मोल यहाँ होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपना जो एन है नंबर ऑफ मोल और आर है इसको हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, कांस्टेंट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया पीवी समानुपाती टी। ठीक है, अब इससे हमने क्या किया, ये रिलेशन बनाया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगी फ्रेंड्स हमारी, जो भी हमारे पास टेम्परेचर दिया है जैसे P1 है ना, तो इसको हम P1 और V1 और उस टेम्परेचर T1 पे। ठीक है, फिर अनदर स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालेंगे P2 V2 समानुपाती T2। जी हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम इन दोनों का एक दूसरे में डिवाइड करेंगे और इनको इंटर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब हम देखते हैं कि P1 V1 और P2 V2 है क्या ये सारी चीजें। तो देखो फ्रेंड्स P1 क्या है फ्रेंड्स, P1 एक प्रेशर है पहले। अब ये कौन सा प्रेशर है फ्रेंड्स, देखो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा ना, उसमें से फ्रेंड्स एक जो एक्वस टेंशन होगा हमारा उसको हम रिमूव करेंगे, उसके बाद जो प्रेशर आएगा वो नाइट्रोजन का प्रेशर निकलेगा हमारे पास। ठीक, कैसे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया नाइट्रोमीटर के अंदर नाइट्रोजन कलेक्ट हो रही है, फिर उसके साथ साथ फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि उसके अंदर वाटर की वेपर है, तो वो भी क्या करेगी, प्रेशर डालेगी। तो उस प्रेशर को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी नाइट्रोजन का वहाँ पे प्रेशर होगा उसमें से माने टोटल प्रेशर जो होगा उसमें से एक्वस टेंशन को निकाल देंगे, तब हमारे पास P1 आएगा। T1 क्या है, रूम टेम्परेचर पे जो ये प्रोसेस किस टेम्परेचर पे चल रही है। V1 क्या है, T1 टेम्परेचर पे प्राप्त N2 गैस का आयतन। ठीक, फिर आती है फ्रेंड्स P2 क्या है फ्रेंड्स, P2 एक स्टैंडर्ड कंडीशन मानी 760 mmOPG यानी 180 m प्रेशर। T2 एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन और V1 क्या है, STP पर आयतन जो हमको निकालना है, ये हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक, अब देखो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ से V2 चाहिए, ये V2 चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को इधर पहुंचा देंगे, P2 को नीचे पहुंचाएंगे, तो V2 बराबर P1 V1 बटे T1 इंटू T2 बटे P2। ठीक, अब क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो भी ये 2 वाले मान हैं वो हमारे किस पे हैं, किस पे हैं फ्रेंड्स, ये सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे ये दो V2 लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि ये हमको निकालना है। ठीक है, ये V2 हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब देखो तो V2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, T2 क्या था हमारा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, P2 क्या था 760 mg, फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आप डायरेक्टली अब इसको हमने क्या किया, इसमें भाग लगा के हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, इस कितना है 0.36। ठीक है, तो V2 बराबर P1 V1 बटे T1 इंटू 0.36। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेट होके नेट इक्वेशन बन चुकी, ये हमको याद होनी चाहिए। अब आप ऐसा कर सकते हो, आप यहाँ तक इस चीज को याद रख सकते हो, इसको भी याद रख सकते हो। मेरे हिसाब से आप इसको याद रखो ताकि आप जल्दी से अपना आंसर निकाल पाओ। ठीक है ना, इसको याद रखो आप, क्योंकि यहाँ पे हमने T2 और P2 के मान स्टैंडर्ड ले रहे हैं जो कि फिक्स ही हैं, तो फिर हम क्यों फालतू का कैलकुलेशन बढ़ाएंगे अपना पेपर में। ठीक है, फिर आते हैं फ्रेंड्स, अभी हमको क्या प्राप्त हो गया, STP पर नाइट्रोजन का वॉल्यूम प्राप्त हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स, इससे हम आगे अपना परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर 28 बटे 22,400। ठीक है, यानी हम किस में निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, इसके जो है STP पर जो आयतन होता है ना, ठीक है, उसके अंदर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 28 बटे यानी नाइट्रोजन N2 को निकाल रहे हैं बटे किसमें, वॉल्यूम हमारा कितना है हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे है ना 22.4 लीटर होता है, बट हम यहाँ पे ml में ले रहे हैं क्योंकि V2 भी हमारा ml में निकलेगा। तो 22,400 ml इंटू V2 कौन सा फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो यहाँ V2 रखेंगे और बटे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, यानी जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे लिया था उसका मास इंटू 100। ठीक, अब फ्रेंड्स इसको मैंने क्या किया, इसको भाग लगा लिया और इसको यहाँ पे आप चाहो तो इसको यहाँ पे याद ना करके इसको डायरेक्ट 125 इंटू 10 की पावर -5 V2 बटे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को, ताकि आपको वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या हुआ फ्रेंड्स, ड्यूमा मेथड के द्वारा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। इस पे अब हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको फिर समझ में आएगा कि आखिर यार हमको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स देखो, हम इसमें भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम देखेंगे। तो आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी कभी नाइट्रोजन की परसेंटेज पूछी जाएगी ना, तो फ्रेंड्स वो उसमें मेथड मेंशन करेगा, है ना, कि कौन सी मेथड से हमको निकालना है, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन के पैटर्न से आपको समझ में आ जाएगी कौन सी मेथड हमको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में वो खुद कह रहा है ड्यूमा मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या है, 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्रेंड्स जिसका जो वेट है वो कितना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना लिया है हमने, 0.3 ग्राम, ठीक है। गिव 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्ट इन एट 300 केल्विन टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स 300 केल्विन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर दिया है हमारे पास T1 कितना, 300 केल्विन, और इस 300 केल्विन पे फ्रेंड्स इसका वॉल्यूम V1 हुआ 50 ml, ठीक है। अब आता है प्रेशर, और प्रेशर कितना है, 715 प्रेशर, है ना। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, और एक्वस टेंशन कितना, 300 केल्विन पे दिया है 15 मिलीमीटर, यानी एमएमएचजी में, ठीक है। अब आप बताइए फ्रेंड्स, देखो प्रेशर जो है नाइट्रोमीटर के अंदर टोटल इतना आ रहा है, ठीक है, जिसमें से एक्वस टेंशन कितना है फ्रेंड्स हमारे पास में 15 है, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई एक्चुअली नाइट्रोजन के द्वारा क्रिएट प्रेशर कितना है। तो देखो नाइट्रोजन के द्वारा एक्चुअल माने एक्चुअल प्रेशर क्या होगा फ्रेंड्स, वो होगा P1 बराबर एट, मतलब जो अपने उस टेम्परेचर पे जो प्रेशर है ना, तो वो वाला प्रेशर एट टेम्परेचर पे प्रेशर जो भी दिया है उस पे, माइनस उसी टेम्परेचर पे एक्वस प्रेशर के एक्वस टेंशन कितना है, ठीक है। जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से अब प्रेशर निकालें तो यहाँ कितना था, 715 माइनस 15 बराबर 700 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये हमको क्या करना है फ्रेंड्स, ये अपने क्वेश्चंस में रखना है प्रेशर, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने इसको लिखा था P2 कितना होता है, V2 कितना होता है, V2 हमको निकालना होता है, और T1 कितना होता है। तो मैंने बताया स्टैंडर्ड कंडीशन पे P2 हम 760 mm ऑफ Hg लेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर लेंगे 273 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर, ठीक। तो और हमको क्या निकालना है फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ठीक। तो देखो फ्रेंड्स, वॉल्यूम निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब मैं डिटेल में और फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता था ये, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड मान को भी सॉल्व करके निकाल लिया था, P1 V1 बटे T1 इंटू 0.36, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो V2 बराबर P1 V1 बटे T1 इंटू, है ना, सॉरी ये T2 होगा, ठीक है ना, T2 है ना, तो कितना हो जाएगा T2 बटे P2 यानी 273 बटे 760। अब इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो P1 V1 बटे T1 इंटू 0.36। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो फ्रेंड्स, ठीक है। तो P1 कितना दिया है हमारे पास में, 700 आ गया, V1 कितना है 500 बटे T1 कितना है फ्रेंड्स 300 केल्विन इंटू 0.36, ठीक। इतना आप सॉल्व करोगे तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आएगा लगभग में 42 ml के समथिंग, कितना 42 ml, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स, अभी तो देखो हमने वॉल्यूम निकाला है STP पे, ठीक है, कितना नाइट्रोजन का। तो अब निकालते हैं इसका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर। तो फ्रेंड्स देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो मैं फ्रेंड्स डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हमको परसेंटेज निकालना है कितनी में, 22,400 जो है ml में, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि हमारे पास फॉर्मूला होता है 28 बटे 22,400 ml, है ना, जिसका निकाल रहे हैं उसका जो है एटॉमिक वेट बटे जिसमें से निकाल रहे हैं इनटू V2 किसमें ml के अंदर बटे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, है ना, मास बोल दो आप इनटू 100, ठीक। अब क्या होता है फ्रेंड्स, देखो इसकी जगह मैंने सॉल्व करके आपको याद करने को बोला था ताकि आप फटाफट से कर सको। 125 इंटू 10⁻⁻5 इंटू, अब देखो V2 रखेंगे, V2 कितना है 42 बटे ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया था फ्रेंड्स हमारा, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेट था वो था फ्रेंड्स 0.3 ग्राम, कितना था 0.3 ग्राम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 0.3 ग्राम इंटू 100,
ठीक। अब फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 17.4 के समथिंग। ठीक है, तो आप इस तरीके से ड्यूमा मेथड इस तरीके से अप्लाई करते हैं। पहले देख लो कि उसके अंदर क्या क्या दिया है, और हमेशा जो प्रेशर दिया है किसी टेम्परेचर उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस करके ही हमको वैल्यू रखनी है P1 की, जो मैंने ये निकाला है। ठीक है, आपको डायरेक्ट इस तरीके से नहीं रखना है क्योंकि फिर आंसर गलत आएगा, ये मेथड नहीं लगेगी। ठीक, तो आप ये ड्यूमा मेथड होगी हमारी। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं जेल्डाल मेथड क्या होती है। तो फ्रेंड्स देखो, अब हम नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने की जेल्डॉल विधि को देखेंगे। ठीक है, अब देखो जेल्डॉल में भी क्या होता है फ्रेंड्स, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी सबसे पहले H2SO4 से हम रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमारे पास अमोनियम सल्फेट प्राप्त होता है। इस अमोनियम सल्फेट की हम एक्सेस ऑफ NaOH से रिएक्शन कराते हैं, फिर हमको अमोनिया गैस प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, H2SO4 NaOH दोनों आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे का ये न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब अमोनिया क्या करेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे H2SO4 को वापस ये किसमें बदल देगा, अमोनियम सल्फेट में। ठीक, अब देखो कैसे प्रोसीजर चलेगा, आप इसे एनसीईआरटी के डायग्राम से समझिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसके अंदर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया और कॉपर सल्फेट मिलाया। ठीक है, इसको हमने क्या किया फ्रेंड्स, बर्नर पे गर्म किया। गर्म करने से क्या बना फ्रेंड्स, हमारे पास में कुछ क्या बनेंगी, इसकी वेपर बनेगी। ठीक है, यानी हमारे पास अमोनियम सल्फेट का एक वेपर बनेगा। ठीक है, और उसको फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर जो है सप्लाई करेंगे। यानी एक ये समझ लो, देखो इसे कह रहे हैं डाइजेशन, यानी जिस सब कुछ चीजें इसमें मिक्स होकर के एक अमोनियम सल्फेट का हमको वो डाइजेस्टेड मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हीटिंग इन जेल्डाल फ्लास्क। ठीक है, इसको हीट कर रहे हैं इस जेल्डाल फ्लास्क को, तो इसके अंदर ये सारी चीजें मिक्स हो गई और एक अमोनियम सल्फेट का एक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस अमोनियम सल्फेट के कॉम्प्लेक्स को हम इसी बर्नर को यहाँ पे अलग से ले जाके हम गर्म करेंगे और इसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एक कंडेंसर से कनेक्ट करेंगे। तो देखो कैसे चलती है चीजें। तो कंटेंट जेल्डाल आफ्टर डाइजेशन के बाद में जो भी यहाँ पे सब्सटेंस प्राप्त हुआ उसको हम इस फ्लास्क में डालेंगे और इसको हम बर्नर पे हीट करेंगे और एक्सेस मात्रा में क्या मिलाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे NaOH, इसको हम ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सी गैस बनती है, यहाँ पे अमोनिया गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी फ्रेंड्स, अमोनिया गैस बनेगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स वापस से फ्रेंड्स यहाँ पे H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे अपन और हमारे पास में वो फिर से एक अमोनियम सल्फेट का जो है सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम जो है एक जो अपना अमोनिया बनेगा उसका हमको स्टैंडर्ड वॉल्यूम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब आप देखते हैं कि हम इसको आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन देखिए इसकी। तो फ्रेंड्स देखो इसका कैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने जो भी H2SO4 यूज किया, कुछ H2SO4 यहाँ पे यूज किया होगा फ्रेंड्स, इसकी नॉर्मलिटी हमने मानी N1। ठीक, और उसका कोई वॉल्यूम है ना, उसकी कंसेंट्रेशन होगी, उसका वॉल्यूम हमने माना V1। ठीक, फिर यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बेस यूज किया, तो बेस क्या हुआ फ्रेंड्स हमारा NaOH, उसकी नॉर्मलिटी हमने N2 मानी और उसका वॉल्यूम माना हमने V2। ठीक, अब क्या होता है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे अमोनिया क्या है, एक बेस है, तो बेस का न्यूट्रलाइजेशन एसिड ही कर सकता है और यहाँ पे हम एसिड मिला रहे हैं पहले से, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये H2SO4 जो है NaOH का न्यूट्रलाइजेशन करेगा। फिर यदि हमारे पास अमोनिया वो क्या कहते हैं एसिड बचता है एक्स्ट्रा, क्या सल्फ्यूरिक एसिड यदि हमारे पास एक्स्ट्रा बचता है, वही बचा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, बचे हुए सल्फ्यूरिक जो ग्राम इक्विवेलेंट्स के कितने बचे, किसके बाद, NaOH को न्यूट्रलाइज करने के बाद में, तो वो हमारे इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब देखो मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, तो NH3 को न्यूट्रलाइज करने में H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, देखो कि H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स यानी N1 इंटू V1 माइनस बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो जितने इसके इक्विवेलेंट्स हैं है ना, वो इसके कितने इक्विवेलेंट्स को न्यूट्रलाइज करेगा, मान लो इसके 5 आ गए और इसके मान लो इसके 5 इक्विवेलेंट्स लिए हमने और इसके कितने लिए, 3 इक्विवेलेंट्स लिए। ठीक है, तो इसके 5 में से NaOH के 3 है, तो इसके 5 में से 3 तो इसके न्यूट्रलाइजेशन में चले जाएंगे, तो बचे कितने, 2 इक्विवेलेंट्स। अब बचे हुए 2 इक्विवेलेंट्स इस अमोनिया को
करने के लिए यूज होंगे इसमें, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, N1V1 माइनस N2V2, ठीक। अब देखो 1 मिली इक्विवेलेंट्स अमोनिया में नाइट्रोजन कितना है फ्रेंड्स, तो नाइट्रोजन का कितना 14 मॉलिक्यूलर वेट होता है। 1 मिली माने फ्रेंड्स 1 लीटर पे निकालते हैं, बट हमने 1000 ml लिया, तो 1000 ml पे 14 ग्राम, तो 1 ml पे कितना होगा 14/1000 ml, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतने मिली इक्विवेलेंट्स पे कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होगा, तो वो हम निकालते हैं। तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा बनेगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर 14/1000 इंटू N1V1 माइनस N2V2, यानी ये नेट वो जो H2SO4 के इक्विवेलेंट्स बचेंगे किसके, NaOH का न्यूट्रलाइजेशन करने के बाद में, बटे वेट। वेट किसका फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया उसका वेट, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से मेथड के द्वारा फ्रेंड्स हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात आती है इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। लेकिन फ्रेंड्स ये जेल्डोल मेथड कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है फ्रेंड्स। जेल्डोल मेथड को हम ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, या एजो जो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो नाइट्रोजन है N डबल बॉन्ड N माने N डबल बॉन्ड N के रूप में प्रेजेंट है ना, नाइट्रो ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, है ना, मतलब उन कंपाउंडों के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका जो एनालिसिस है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज हम जेल्डोल मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या फ्रेंड्स, यदि रिंग में कोई नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी भी हम परसेंटेज जेल्डोल मेथड सकते हैं। जैसे कि प्रीडीन के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, रिंग के अंदर होती है। प्रीडीन क्या होता है, प्रीडीन होता है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो इसके अंदर भी यदि जो हमारे नाइट्रोजन है वो यहाँ किस में, रिंग के अंदर है, तो इसका भी हम एनालिसिस नहीं कर सकते इससे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है फ्रेंड्स वो अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होती है। किसमें चेंज नहीं होती है, अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होती है, ओके। तो यहां तक हमारा ये हो गया नाइट्रोजन की परसेंटेज, ठीक है। अब आप इसका जो है मैं आपको जो है न्यूमेरिकल बताती हूँ तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, ओके। अब फ्रेंड्स सैंपल ऑफ 0.50 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वेट कितना दिया है फ्रेंड्स, 0.5 ग्राम, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, जेल्डोल मेथड से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जी हमारे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फ्रेंड्स जिसका जो है वेट आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, जेल्डोल मेथड से ट्रीट कर रहे हैं। तो द अमोनिया इवॉल्व वाज एब्जॉर्ब इन 0.50 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, ठीक है। यानी H2SO4 की जो है मोलरिटी 0.5 मोलर दी है और ये जो है 50 ml दिया है। द रेजिडुअल एसिड रिक्वायर्ड 60 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH फॉर न्यूट्रलाइजेशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि देखो हम इसमें H2SO4 का यूज करते हैं, हम इसमें NaOH का यूज करते हैं, ठीक है, पहला फंडा, और एक आती है फिर इसमें लास्ट में अमोनिया, ठीक। तो मैंने क्या बताया था आपको कि इसके जो भी अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट्स रहेंगे वो पहले NaOH को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। फिर जब इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो फिर जो बचे कुचे वो अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम परसेंटेज निकालेंगे, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो देखो इसकी मोलरिटी कितनी दी है हमारे पास में M1 फ्रेंड्स, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। H2SO4 की मोलरिटी दी है 0.5 और इसकी जो है वॉल्यूम दिया है फ्रेंड्स V1 कितना 50 ml, ठीक है, ठीक है। अब देखो NaOH की मोलरिटी कितनी दी है, वो दी है फ्रेंड्स, मोलरिटी हमारी M2 मान लो 0.5 मोलर दी है ना, और उसके बाद में ये रही, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है, V2 हम माने 60 ml दिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जब इसके इक्विवेलेंट्स हैं
उसके बाद ये कितने को रिड्यूस कर देगा, मतलब ये कहते हैं न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर बचा कुचा अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, जो रेस्ट ऑफ H2SO4 बचेगा वो। तो सबसे पहले हम इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालते हैं, ठीक है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट्स मैंने क्या होते हैं फ्रेंड्स, N1 और V1, ऐसे ही इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम मान लेते हैं N2 और V2, ठीक है। तो देखो इसके N1 कितना है, तो फ्रेंड्स N1 क्या होता है, M1 माने मोलरिटी इंटू N फैक्टर, तो 0.5 इंटू 2, वॉल्यूम कितना है 50 ml, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 10, इससे हट जाएगा, ये आ जाएगा 50 ml, वो 50 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। इसके कितने आएंगे फ्रेंड्स, 0.5, NOH का N फैक्टर कितना है 1 क्योंकि एक OH है, इंटू V कितना है 60 ml, तो इसका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 30 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप देखो कि H2SO4 के और NOH के, इसके 50 हैं, इसके 30 हैं, तो 50 में से ये 30 को न्यूट्रलाइज कर देगा, बचा हुआ एक्स्ट्रा H2SO4 कितना है फ्रेंड्स, कितना है ये 20, तो रेस्ट कितना बचा, रेस्ट बचा ये फ्रेंड्स 20 ml, 20 ग्राम इक्विवेलेंट रेस्ट बचा, ठीक है। अब ये रेस्ट ही हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, ये बचा कुचा अमोनिया को न्यूट्रलाइज करेगा। तो देखो ये अब आते हैं हमारे पास, इसकी परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला, नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाले उसका एटॉमिक मास बटे, तो फ्रेंड्स अब नाइट्रोजन की देखो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब जेल्डॉल मेथड से निकालते हैं तब क्या बताया था फ्रेंड्स, मैंने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर, ठीक है। अब देखो एक नाइट्रोजन है, इसका एक एटम का जो मास है वो एटॉमिक मास 14 होता है, बटे कितना फ्रेंड्स, हम 1000 जो है ml पे लेते हैं, यानी 1 ml पे निकालते हैं, तो जो फॉर्मूला होता है 14 बटे 1000, ठीक है, इंटू N1V1 माइनस N2V2 बटे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मास, ठीक है, इंटू 100, पहला क्वेश्चन था। अब 14 बटे 1000, ठीक है, इंटू अब N1V1 माइनस N2V2, ये कितना हुआ फ्रेंड्स, देखो ये मैंने आपको बताया था कितना निकाला था हमने, जैसे N1V1 निकाला था 50, N2V2 निकाला था 30, ठीक है, और 50 में से 30 गए, यानी हम यहाँ पे रखेंगे 50 माइनस 30 बटे ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है फ्रेंड्स हमारा 0.5 इंटू 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो 14 बटा 1000 इंटू इसमें से कितना हो गया 20 बटे 0.5 इंटू 1000, ठीक है। अब देखो इसकी दशमलव हटाएंगे तो 0 ऊपर बढ़ेगा, 5 चौक 20, ठीक है, ये 3 0 से 3 0 कट गए, और ये कितना बचा 14 चौक 56, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, पूरा एक्यूरेट आएगा 56%। तो इसके अंदर नाइट्रोजन कितना है फ्रेंड्स 56%, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारे पास देखो ये इसी पैटर्न पे इस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम जेल्डॉल मेथड का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इसके अंदर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जेल्डॉल मेथड, ठीक है, द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, माने एक कंपाउंड है कितना, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वेट कितना हुआ फ्रेंड्स हमारे पास में, वो हुआ कितना 0.5 ग्राम, ठीक है। उससे हमारे पास अमोनिया जनरेट हो रही है। कंपाउंड इन जेल्डॉल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज्ड बाय 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दिस कंपाउंड। अब देखो फ्रेंड्स इसमें NOH के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, यानी इसने डायरेक्ट H2SO4 की क्या दी है, मोलरिटी दी है और वॉल्यूम दिया है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि वो डायरेक्ट ही बता रहा है कि भाई एक्चुअली में अमोनिया के न्यूट्रलाइजेशन में इतना ही ग्राम इक्विवेलेंट्स इसके लगेंगे, ठीक है, यानी ये वो नेट निकाल के दे रहा है, जो जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में अपने जो 20 ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले थे ना एसिड के में से बेस के को घटा के, ये यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ दिया है, यानी एक्चुअली में हमारे पास ये ग्राम इक्विवेलेंट्स वो फाइनल दिए हैं, जो NH3 को क्या करेंगे, NH3 को न्यूट्रलाइज करने वाले फाइनल H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हैं फाइनल, ठीक है। तो फाइनल कितने हैं फ्रेंड्स, देखो अब H2SO4 का क्या है, जो है मोलरिटी कितनी हो गई M1 1 मोलर, वॉल्यूम कितना हो गया V1 10 ml, ठीक है। अब इसके हम क्या निकाल देंगे ग्राम इक्विवेलेंट, तो N1V1 बराबर जो फाइनल दिया है फ्रेंड्स, है ना, तो N1V1 ना करके इसको तुम NV कर लो, सिंपल है ना, फाइनल दिया है ये, ठीक है।
तो देखो मोलारिटी कितनी है 1 इंटू नॉर्मलिटी के लिए 2 का n फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 बराबर कितना आ गया 20 ml। ठीक है, अब देखो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल क्या वॉल्यूम, सॉरी ये फाइनल आ गए ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी है ना, किसके, जो अमोनिया की न्यूट्रलाइजेशन में हमारे पास में क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर 14/1000 इंटू क्या भाई, जो ग्राम इक्विवेलेंट्स अपने हैं N1 V1 माइनस N2 V2, ऐसे अपन फॉर्मूला अप्लाई करते थे, बटे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100। ठीक है, बराबर, अब देखो 14/1000 इंटू N1 V1 माइनस N2 इंटू, इसका नेट हमारे पास ऑलरेडी ये दिया हुआ है, कितना निकल रहा है 20, तो हम इसको 20 ही रखेंगे। ठीक, बटे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 0.5 इंटू हमारे पास आ गया कितना 100। अब इसको फ्रेंड्स आप सॉल्व करोगे तो लगभग ये कितना आ जाएगा, ये भी फ्रेंड्स लगभग 56% के समथिंग आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जेल्डॉल मेथड पे 2 क्वेश्चंस किए। तो देखो इन दोनों क्वेश्चंस में पहला तो एक वो है कि वो डायरेक्ट देगा कि भाई न्यूट्रलाइजेशन कितने से हो रहा है, जैसे अभी ये क्वेश्चंस देगा। ठीक है, यदि सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था कि वो न्यूट्रलाइजेशन डायरेक्ट ना देके पहले NaOH के दे रहा था और H2SO4 के दे रहा था, फिर वहां से हमको माइनस करके वो कितना न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर उसके बाद कितना बचेगा, वो सारा करके हमने आंसर निकाला था। ठीक है, तो ये हमारे इस पे क्या हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है इसके अंदर, देखो हमने जेल्डॉल मेथड पे क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, अभी मैंने आपको देखो फॉस्फोरस पे और ऑक्सीजन पे क्वेश्चंस नहीं बताए क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और आएंगे तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा के आप इजिली कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो NCERT में लास्ट में दिया है, हम उसे और समझ लेते हैं। ओके, देखो फ्रेंड्स, एक ये मैंने यहाँ पर 2 लाइनें दी हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में यदि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तीनों के तीनों एलिमेंट एक साथ प्रेजेंट है, तो फ्रेंड्स इन्हें डिटरमाइन करने के लिए CHN एलिमेंटल एनालाइजर एपरेटस का यूज करते हैं। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कौन सा एपरेटस यूज करते हैं, CHN एलिमेंटल एनालाइजर एपरेटस का यूज करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अब तक इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, पीछे ऐसी लाइनों में दिया है ये और इस बार पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी में तो देखो फ्रेंड्स वो कहीं से भी क्वेश्चंस बना सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है तो इन्हें डिटरमाइन करने के लिए CHN एलिमेंटल एनालाइजर एपरेटस का यूज करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स देखो ये हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपके न्यूमेरिकल भी आपको समझ में सारे NCERT के न्यूमेरिकल ही आपको कराए हैं, जिससे आप NCERT के न्यूमेरिकल ही आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में ज़्यादा रहती है, तो वही मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट को आंसर करने की कोशिश करूंगी। ओके, यदि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और भी लोगों को शेयर करना, और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, और बच्चों अपनी पढ़ाई करो अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।